गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आईएनए और सुभाष चंद्र बोस को। जब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट का पूरी स्टोरी हम लोग समझ रहे हैं, तो उस पीरियड में बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि गांधी के अलावा कोई नहीं क्या? क्या इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में सिर्फ एक पर्सन है गांधी, जिनके सराउंडिंग पूरा मूवमेंट जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का मूव करेगा? तो ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि गांधी इज़ ए वेरी बिग, एक लार्जर पर्सनालिटी है ना। मैंने कई बार कहा है कि ही इज़ अ बरगद, है ना। तो उस पीरियड में जितने भी लीडर्स हैं उनका जो इम्पोर्टेंस है वो कम नहीं है, बट चूंकि एक बड़ा फेस है। जैसे कि मान लो आप रामायण को की बात करो, तो लक्ष्मण का इम्पोर्टेंस कम नहीं है राम रावण वार में, बट चूंकि राम एक ग्रेटर पर्सनालिटी हैं, तो इस कारण से लक्ष्मण के जो कंट्रीब्यूशंस हैं, या जो हनुमान के कंट्रीब्यूशंस हैं, या फिर जो जामवंत के कंट्रीब्यूशंस हैं, वो थोड़े कमतर दिखते हैं, चूंकि एक लार्जर पर्सनालिटी वहाँ पे उस सीन में है। तो इस कारण से ये, जैसे कि फिर आप रावण के साइड से देखो तो उसका भाई कुंभकर्ण, मेघनाद और पता नहीं कौन कौन जो भी है, तो सबके कंट्रीब्यूशंस होते हैं। उसी तरह से गांधी इरा जो है 1920 से लेके अभी तक हम लोग चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि गांधी इरा में और किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कंट्रीब्यूशन है ना। तो लेकिन वो अंडर द कांग्रेस है और अंडर द गांधी है, तो इस कारण से उसका उतना अंडरलाइन नहीं किया जाता है, और इस कारण से आपको बहुत सारे नाम सुनने को तो मिलते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक उसको पढ़ने और पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इमरजेंस ऑफ सुभाष चंद्र बोस 1930 के अराउंड में इंडिया में सोशलिज्म और कम्युनिज्म का डेवलपमेंट होता है ना। और कॉन्सेप्ट भी बहुत बहुत तगड़ा था। आज के मॉडर्न टाइम में आप ये कह सकते हो कि कम्युनिज्म जो है उस लेवल से सक्सेस नहीं हुआ जिस लेवल से सक्सेस होने की थ्योरी कही गई थी, है ना। चाहे मार्क्सवाद में या लेनिनवाद में, वॉट में, कि जो एक है सबका होगा, मतलब कंट्री ऑन करेगी सारे रिसोर्सेस को, सारे इंडस्ट्रीज़ को, और ये सब में बराबर इक्वली बांटा जाएगा। दूसरी तरफ एक यूरोपियन कॉन्सेप्ट, एक अमेरिकन और यूरोपियन कॉन्सेप्ट था, कैपिटलिस्ट कॉन्सेप्ट, है ना, जिसमें एक कैपिटलिस्ट है जो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंडस्ट्री लगाता है और आपको सैलरी देगा और उस मेजोरिटी में प्रॉफिट उसका होगा। कम्युनिज्म में कह रहा ही नहीं, चूँकि जितना रोल एक जो उसका मालिक है, ओनर है, उसका उतना ही रोल उसमें काम करने वाले लोगों का भी है, तो बराबर प्रॉफिट जो है वो बंटना चाहिए। तो ये तभी हो सकता है जब उस इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ऑन करे, कि कोई इंडिविजुअल तो देगा नहीं। तो ये दो कॉन्सेप्ट मूव कर रहे थे उस पीरियड में, और ये काफ़ी किकिंग और एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट इंडिया में तो 1970s 80s तक ये चलता रहा कि कम्युनिज्म जो है वो काफ़ी सोशल रेवोल्यूशन ला सकता है, इसका जो थ्योरी और इसके जो कॉन्सेप्ट थे। तो उसी फॉर्मेशन में कांग्रेस में भी जो यूथ जुड़ रहे थे, उन यूथों में सोशलिज्म और कम्युनिज्म को लेके काफ़ी एक्साइटमेंट था। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि फिर ये जो यूथ है ये कम्युनिस्ट पार्टी से क्यों नहीं जुड़ गए? चूंकि आईएनए जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इतना लार्जर ऑर्गेनाइजेशन था कि उस लार्जर ऑर्गेनाइजेशन में राइट विंगर भी थे, लेफ्ट विंगर भी थे, सेंटर ओरिएंटेड पर्सनालिटी भी थी। तो इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि एक सेपरेट हम लोग अलग जाके उसमें जुड़े, चूँकि कम्युनिस्ट पार्टी को फिर खड़ा होने में और गवर्नमेंट उसको काफ़ी टाइम तक रसिया से जब प्रॉब्लम है कि कम्युनिज्म फैल ना जाए, तो इसके कारण उसको टाइम टाइम पे बैन भी लगाया जा रहा था। उसका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उस स्तर का डेवलप नहीं हुआ था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में, आईएनसी में, मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी के लोग इन्वॉल्व थे, तो यूथ की भी एंट्री हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, है ना, ये तमाम तरह के लोग जो है वो कांग्रेस में इन करते हैं अपने सोशियो रिफॉर्म्स को लेके, है ना, सामाजिक रिफॉर्म्स को लेके। अब यहाँ पे एंट्री होती है सुभाष चंद्र बोस की। तो द बैकग्राउंड ऑफ सुभाष चंद्र बोस क्या है कि सुभाष चंद्र बोस के जो फादर हैं वो बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे। तो बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे, तो इसके कारण उनको इनिशियल डेज में काफ़ी सुविधा रही होगी, तो उनको लंदन भेज दिया गया पढ़ने के लिए। और लंदन भेज दिया गया पढ़ने के लिए तो उन्होंने आईसीएस का एग्ज़ाम निकाल लिया, है ना। जो अभी आईएएस होता है उस समय आईसीएस हुआ करता था। तो आईसीएस का एग्ज़ाम निकाल लिया। आई थिंक मेरे जहाँ तक मुझे याद है वो 4th रैंक पे आए थे, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे मैटर, चूँकि उस पीरियड तक में मामला थोड़ा सा फ्रीडम स्ट्रगल का हिट पकड़ चुका है। तो उस पीरियड में क्या हुआ कि इन्होंने ओथ लेने से इनकार कर दिया कि हम
क्राउन के नाम से ओथ नहीं लेंगे, जो किंग है इंग्लैंड का या जो क्वीन है, हम उसके नाम से ओथ नहीं लेंगे। तो इनको फिर इन्होंने ज्वाइन नहीं किया, ये इंडिया में वापस आ गए और इंडियन नेशनल कांग्रेस से अटैच हो गए और वहाँ वर्क करने लगे। तो ये पूरा बैकग्राउंड है इमरजेंस ऑफ सुभाष चंद्र बोस का। और जो आपने देखा था 1930s का ना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो रीजनल लीडर्स और सेंटर के लीडर्स आपस में कोलैब करते हैं, तो इसके कारण भी इनका कोलैबोरेशन हुआ। ये अपने स्टेट में थे, उड़ीसा के एरिया में, राइट, और इनका नेशनल लीडर्स के साथ कोलैबोरेशन हुआ, उठना बैठना हुआ, मिलना जुलना हुआ और इनके विचारों से प्रभावित हुए। तो आप जवाहरलाल सोशलिस्ट के बारे में आप अगर बात करोगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का सबसे बड़ा सोशलिस्ट पर्सनालिटी कौन है, दैट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कम्युनिज्म की बात करो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में सबसे बड़ा कम्युनिस्ट कौन है, तो दैट इज द सुभाष चंद्र बोस। आगे क्या प्रॉब्लम आई कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया। कॉन्फ्लिक्ट क्या हो गया कि सुभाष चंद्र बोस और जो ये टॉप लीडरशिप थी, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या महात्मा गांधी हो, इनके साथ रिलेशन इनके खराब हो गए। और चूंकि गांधी बहुत बड़े पर्सनालिटी थे, तो गांधी को डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्टली पब्लिकली सुभाष चंद्र बोस जो है गांधी को क्रिटिसाइज करने लगे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो नाम लेके क्रिटिसाइज करने लगे कि ये लोग जो है वो फालतू का इधर उधर कर रहे हैं। चूँकि आप जब देख रहे हो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब कॉल ऑफ होता है सेकेंड जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बाद, तो उसमें सुभाष ने कहा था कि इसको कॉल ऑफ करने की ज़रूरत नहीं थी, इसको हम लोग कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन वो गांधी का डिसीजन था। तो यहाँ से सुभाष और गांधी का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला गया। तो इस बैकग्राउंड में हम लोग देखते हैं कि इमरजेंस ऑफ सुभाष चंद्र बोस, इमरजेंस ऑफ आज़ाद हिंद फौज और इमरजेंस ऑफ INA, है ना, ये कैसे वर्क किया, क्या क्या हुआ था, इन तमाम चीज़ों को हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, अब है कि 1920s में वो आ गए और इनका एंट्री होता है, और जो नेशनल मूवमेंट उस समय चल रहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसमें सुभाष ने अपना इम्पोर्टेंट रोल ये किया था। जो नो चौकीदारी टैक्स 1920s का जो मूवमेंट था, उसमें नो चौकीदारी टैक्स में सुभाष ने अपने एरिया में काफ़ी काम किया था, और यहाँ पे कांग्रेस में उनकी एंट्री हुई, है ना। विद द ग्रोथ ऑफ सोशलिस्ट विंग कांग्रेस बोस अलॉन्ग विद द नेहरू एंड, तो मैंने आपको बताया कि नेहरू और सुभाष जैसे लोगों की एंट्री कांग्रेस में, और इनका जो प्रोमिनेंट रोल, इम्पोर्टेंट रोल जो है कांग्रेस में स्टार्ट हुआ बिकॉज ऑफ सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट विंग स्टार्ट हो गया, इफेक्ट करने लगा इंडियन नेशनल कांग्रेस को। और इस बैकग्राउंड में आप जाते चले जाओगे तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के कॉल ऑफ के बाद, है ना, 1936 में द यूथ पर्सन, है ना, सोशलिस्ट पर्सन नेहरू जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं, और फिर 1937 में नेहरू फिर से प्रेसिडेंट बनते हैं, राइट। तो ये दो प्रेसिडेंसी नेहरू की रही। उसके बाद 1938 में हरिपुर में सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बनते हैं। अब यहाँ तक तो मामला ठीक था, लेकिन 1939 में बोस जो है वो री इलेक्ट हो जाते हैं। री इलेक्ट होने से पहले क्या हुआ था कि सुभाष चंद्र बोस, चूँकि मैं आपको बता रहा हूँ इस समय तक सुभाष चंद्र बोस और गांधी के बीच में काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन आ गया था। उस समय के जो डॉक्यूमेंट्स आप देखोगे तो सुभाष चंद्र बोस काफ़ी ओपन माउथ गांधी को क्रिटिसाइज करना शुरू कर लिए थे, और मैंने बताया कि सरदार पटेल और बोस के बीच की तो रिलेशन बहुत ही खराब हो गया, लेकिन नेहरू से इनका रिलेशन ठीक था, क्योंकि नेहरू भी सोशलिस्ट है और कम्युनिज्म जो है वो सोशलिस्ट बेस्ड ओरिएंटेड बातें कर रहा है, तो नेहरू से रिलेशन इसका ठीक था। नेहरू का रिलेशन गांधी और पटेल से भी ठीक था। नेहरू का ये मानना था कि कांग्रेस में इस तरह का आप अगर अपने एक्चुअली क्या हुआ था कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ करने के बाद सुभाष चंद्र बोस गांधी पे आरोप लगाने लगे, है ना, उस पर क्वेश्चंस करने लगे। और नेहरू के का यहाँ पे थॉट प्रोसेस था कि अगर आप टॉप लीडरशिप पे क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे तो जो बॉटम में हमारा वॉलंटियर है, जो हमारा कार्यकर्ता है, उसको सस्पिशन हो जाएगा अपने लीडरशिप पे, फेथ चला जाएगा, और जब फेथ चला जाएगा तो फिर आगे मूवमेंट स्टार्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये पूरा बैकग्राउंड था। अब आप देखोगे कि ये जो त्रिपुरी कॉन्फ्रेंस है ना, सेशन है 1939 वाला, इसमें सुभाष चंद्र बोस को डिजीज हो गया था, वो हाईली इल थे, बीमार थे, और इस कॉन्फ्रेंस में वो वहाँ थे भी नहीं, राइट। उसके बावजूद भी यहाँ पे इनको इलेक्ट किया गया, और इनके फ़ोटो को हाथी पे रख के, ये त्रिपुरी जो है वो कर्नाटक के एरिया में है, तो इनके फ़ोटो को, इनका जो फोटो था फ्रेम, उसको हाथी पे लेके लड़कों ने, जो यूथ मैं बता रहा हूँ, घुमाया, है ना।
अब यहाँ पे कैंडिडेट थे पट्टाभी सीतारामैया। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करने लायक है कि गांधी ने 1934 में ही कांग्रेस छोड़ दी है। अब एक बात समझिए, भले ही इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा हो, अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो आपके मन में कई सारे व्हाट्सएप वाले क्वेश्चंस मूव करने शुरू हो जाते हैं। क्या कि आज़ादी के बाद पटेल प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बने, नेहरू प्राइम मिनिस्टर क्यों बने, राइट? या इंटरनल गवर्नमेंट जब इंटरिम गवर्नमेंट स्टार्ट हो रही थी तो उसमें पटेल को प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता था, नेहरू क्यों प्राइम मिनिस्टर बने? तो दैट इज़ द पॉइंट ऑफ कि ठीक है फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, बट इनर पॉलिटिक्स भी हो रहा था, और इनर पॉलिटिक्स हो रहा हो और गांधी हैं, तो गांधी, मैंने कई बार आपको बताया कि ही इज़ ए ह्यूमन, आप उनको अच्छे और बुरे से बाहर नहीं कर सकते हो, तो उनके अंदर भी कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ या पॉलिटिकल इच्छाएं होंगी, डिजायर्स होंगे, तो उस कारण से गांधी अपना प्रभाव कांग्रेस से नहीं छोड़ना चाहते थे, और कांग्रेस भी नहीं चाहती थी कि गांधी अपना इफेक्ट कांग्रेस से बाहर कर लें। तो ये बैकग्राउंड बना और गांधी ने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा, दैट इज पट्टाभी सीतारामैया, और बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया, जबकि बोस इस कॉन्फ्रेंस में थे भी नहीं, वहीं थे, उसी शहर में थे, लेकिन बोस बहुत बीमार थे तो वो आए नहीं थे। अब लेकिन चूंकि पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया गांधी के कैंडिडेट को, तो बोस के लिए बहुत मुश्किल हो गया CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जो कि 15 मेंबर्स की कमेटी थी, तो CWC में काम करना मुश्किल हो गया, कारण कि सारे के सारे जो रेस्ट लोग थे वो सब के सब गांधी ओरिएंटेड, गांधी सपोर्टर्स थे। और यहाँ तक मामला इतना गांधी और सुभाष में खिंच चुका है ना, कि दोनों एक दूसरे की, मतलब गांधी तो कम लेकिन सुभाष चंद्र बोस ज़्यादा पब्लिकली क्रिटिसाइज कर रहे हैं। गांधी का तो नाम नहीं ले रहे, लेकिन रेस्ट ऑल लीडर्स का, है ना, नाम ले रहे हैं। लेकिन नेहरू की स्थिति यहाँ पे ठीक थी, उनका सुभाष के साथ बेहतर रिलेशन था, है ना, गांधी जी के साथ भी बेहतर रिलेशन था। नेहरू की अपनी आइडियोलॉजी थी कि इस सिचुएशन में हम लोग कांग्रेस को दो पार्ट में बंटने नहीं दे सकते, स्प्लिट नहीं होने दे सकते हैं, और कांग्रेस का जो टॉप लीडरशिप है यानी कि गांधी हैं, उन पे क्वेश्चन उठा के कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है ना। तो इस कारण से, तो अब मैंने आपको कई बार बताया कि गांधी लिखते हैं नेहरू के बारे में कि आप इससे पूरी रात बहस कर सकते हो, लेकिन फिर भी ये आपकी बात से सहमत नहीं होगा। एक प्रेम था, है ना, नेहरू के पास एक विजन था, और नेहरू एक सोशलिस्ट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो गांधी का एक सिंपैथी भी था नेहरू के लिए, और नेहरू गांधी के टीम में भी थे, नेहरू का सुभाष से भी ठीक सिचुएशन था। दैट इज द बैलेंसिंग पर्सनालिटी, दैट इज द सिचुएशन। तो पट्टाभी सीतारामैया हार जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं त्रिपुरी कॉन्फ्रेंस में। अब यहाँ पे मैंने वही बताया कि काम करना मुश्किल हो गया था, तो उस कारण से इन्होंने रिजाइन कर दिया, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, काम होगा ही नहीं, आपको अध्यक्ष के रूप में हम कुछ करने ही नहीं देंगे। और कांग्रेस के अंदर ही उन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को एस्टेब्लिश किया, एक अपनी एक, जैसे कि आपने देखा था स्वराजिस्ट पार्टी, स्वराज पार्टी, उसी तरह से गांधी, ये सुभाष ने यहाँ पे ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एस्टेब्लिश किया कांग्रेस के अंदर ही, राइट। अब यहीं पे क्या हो गया कि 1936, 1935, 1937, 1939, ये क्यों मैं लिख रहा हूँ? 1935 में एक्ट आया, भारत शासन अधिनियम, इस बिहाफ पे 1936 में इलेक्शन हुआ, 36-37 में, और 1937 में जो अलग अलग स्टेट हैं और सेंटर में है गवर्नमेंट बनी, और 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ, जिसके कारण इस गवर्नमेंट ने रिजाइन कर दिया। और ये जो आप पीरियड आप देखोगे तो आप ये देख रहे हो कि 1939 इस पूरे सीक्वेंस में आ चुका है। ये जो फैजपुर में हुआ था 1937 में, जहाँ पे नेहरू ने उसको वो किया था, चेयर किया था, है ना, प्रेसिडेंट थे नेहरू, तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने अपना चुनाव का एजेंडा जारी किया था, दैट इज फैजपुर एग्रीकल्चर अनाउंसमेंट, है ना, कृषि जो भी इससे रिलेटेड, चूँकि मेजोरिटी में किसान थे। तो अब 1939 आ चुका है, और 1939 आने के कारण क्या हो गया कि सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया है, और सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट इधर गांधी से सुभाष की बन भी नहीं रही थी। तो उस बैकग्राउंड में सुभाष ने तय किया कि इसको यूटिलाइज किया जाए, क्यों नहीं, ब्रिटेन को हराने के लिए, डिफीट देने के लिए।
तो अब चूंकि ब्रिटिशर्स को भी ये बात पता था कि इनका ठीक ठाक, देखो एवरीथिंग इज इकोनॉमी, एक मिडिल क्लास स्टूडेंट कभी समझ नहीं पाता है कि नेहरू, सुभाष, गांधी, पटेल, इनका घर कैसे चलता था। ये अभी भी आप नहीं समझ पाते हो कि जो बड़े बड़े लीडर हैं वो जॉब नहीं कर रहे हैं, कहीं पे कोई बिजनेस नहीं है, तो इनका फैमिली कैसे रन करता है, ये कार कैसे खरीदते हैं, ये घर कैसे चलाते हैं। तो ये सब जो है काफ़ी रिच फैमिली से आ रहे हैं, है ना। जैसे गांधी भले ही बहुत लाइफ सीधा साधा जीवन जीते हो, लेकिन उस समय के जो परमानेंट इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जमना लाल बजाज, तो जमना लाल बजाज ने गांधी को अपना फादर मान रखा था और उन्होंने कहा था मैं गांधी का 5वां बेटा हूँ। तो जमना लाल बजाज बिजनेस कर रहे हैं, कॉटन मिल है, ये है वो है, तो वो गांधी को फिनांस कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू को पुश करने के लिए और फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए, चूंकि मनी मेक्स मनी, तो मोतीलाल नेहरू ने अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा और उससे बहुत सारे पैसे कमाए। जो जवाहरलाल, मैंने आपको बताया था कि जवाहरलाल नेहरू का उस पीरियड में 1930s में 1940s में 10,000 पर मंथ का उनका पॉकेट मनी था, है ना। वो कार से चल रहे हैं, वो बड़ी बड़ी लीडर्स है, और ये जरूरी भी है चूंकि आप दैट द टॉप लीडर इज योर ब्रेन, और ब्रेन को आपको बेसिक स्ट्रक्चर से, आप मान लो 40 डिग्री टेम्परेचर में बैठा के किसी से फिजिक्स बनवा रहे हो, मैथ बनवा रहे हो, तो उसका बॉडी ही काम नहीं करेगा। या माइनस टेम्परेचर में जाके किसी से आप कुछ करवा रहे हो मेंटल वर्क, तो कर ही नहीं पाएगा, कारण कि उसके ब्रेन को एक सही टेम्परेचर चाहिए होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आती है कि उनको समझ में नहीं आता है कि वो पढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं। तो एक तो कारण टेम्परेचर होता है, ये सब को पीछे छोड़ा जा सकता है मोटिवेशन से। और दूसरा क्या है कि एज से भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे जैसे आप एज में आगे बढ़ते जाओगे, आपके सोचने का दायरा बढ़ता जाएगा, और सोचने का दायरा बढ़ता जाएगा तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, फिर प्रेशर ज़्यादा महसूस होगा। इस कारण से देखोगे कि जितने स्पोर्ट्स पर्सनालिटी होते हैं वो कम एज में ही इंडियन टीम में सेलेक्ट कर लिए जाते हैं, और उनको फोकस कराया जाता है कि भाई आप अपना फोकस करो। और जैसे जैसे उनका एज बढ़ता चला जाता है, उनका परफॉर्मेंस फ्लक्चुएट करता चला जाता है। इनिशियल डेज में देखोगे उतना फ्लक्चुएशन नहीं है। इसी में आती है डिसिप्लिन, कि जब आप इसको ढाल देते हो, इनको कन्वर्ट कर देते हो अपने पर्सनालिटी को थ्रू डिसिप्लिन, तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। जैसे विराट कोहली है, उसने बताया कि वो डिसिप्लिन हो गया कि मैं इस तरह से प्रैक्टिस करता हूँ कि जब मैं 100 पे खेल रहा हूँ और मेरे अंदर कोई एनर्जी नहीं हो तो मैं कैसे करूँगा, राइट। तो ये फॉर्मेशन होता है। तो ये ब्रेन है, चाहे महात्मा गांधी हो, नेहरू हो, सुभाष हो। तो सुभाष के फादर जो है, मैंने बताया कि बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, उनके फादर बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे। महात्मा गांधी बहुत बड़े वकील थे, सुपर रिच वकील, है ना, लॉयर थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। तो आम मिडिल क्लास फैमिली के लिए उठ के वहाँ तक जाना ये इम्पॉसिबल है ना, ये टेक्निकली संभव नहीं है। आप ये देखो कि अगर आप करंट सिनेरियो में देखो तो करंट सिनेरियो में भी इमरजेंस ऑफ मोदी जी जो है, अगर मोदी जी सीएम नहीं होते तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता। और एक पार्टी, एक ऑर्गेनाइजेशन उनको बैकड्रॉप में बना हुआ मिल गया, बैकग्राउंड में। या फिर आप राहुल गांधी को देख लो, 3 जनरेशन से ये लोग कुछ नहीं करते हैं, राइट। लेकिन इनके लाइफ में कोई तरह की दिक्कत नहीं होती है। इनके फादर भी प्राइम मिनिस्टर रहे, इनकी ग्रैंड मदर भी प्राइम मिनिस्टर रही, इनकी माता जी भी 10 साल तक गवर्नमेंट चलवाई, राइट। तो करने की ज़रूरत नहीं है, फिनांस आ जाता है। तो इसलिए मिडिल क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर निकलिए, है ना। अब है कि चूंकि सुभाष बाहर रहे हैं, इंग्लैंड में रहे, पढ़े हैं, दुनिया घूमे, नेहरू भी बाहर रहे, पढ़े हैं, दुनिया घूमे, गांधी भी बाहर रहे, पढ़े हैं, दुनिया घूमे, तो ये तमाम लोग हैं। लेकिन सुभाष अभी करंट में और कम्युनिस्ट ओरिएंटेड है ना। और कम्युनिस्ट का ओरिजिन रसिया है, रसिया और ब्रिटेन में ग्रेट वार का पूरा सिचुएशन चल ही रहा है, और सेकेंड वर्ल्ड वार चल चुका है। तो यहाँ पे कंडीशन ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो सुभाष जो है कुछ इंटरनेशनल सपोर्ट ले आए। तो उस कंडीशन में इनको बंद कर दिया गया, उनको अपने ही घर में कैद कर दिया गया, कि इसको कहते हैं नज़रबंद करना, कि आप यहाँ से बाहर बिना किसी परमिशन के नहीं जा सकते हो। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में ये हुआ, और सुभाष को ये सब बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी लगी। हाउस अरेस्ट कर लिया गया कलकत्ता में। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 1941 में सुभाष जो है वो ड्रामेटिकली यहाँ से निकल गए, है ना। कुछ कहानी का तमाशा हुआ होगा। सुभाष चंद्र बोस ने मल्टीपल नाम यूज किया, जिसमें से सबसे पहला नाम ए हुसैन का आता है। यहाँ से वो फिर बाय रोड यहाँ से पंजाब, पंजाब से पाकिस्तान, पाकिस्तान से काबुल, और काबुल से फिर वो जर्मनी निकल गए, राइट। और जर्मनी में जाके इनकी मुलाकात होती है
एडोल्फ हिटलर से, क्योंकि आप सेकेंड वर्ल्ड वार की जब पूरी कहानी देखते हो तो सेकेंड वर्ल्ड वार में 3 कंट्री का एक ग्रुप है, जर्मनी, जापान और इटली, राइट। तो तीन कंट्री का एक ग्रुप है, दूसरे ग्रुप में आते हैं इंग्लैंड, फ्रांस और फिर आगे इनमें ऐड हो जाएगा अमेरिका, रसिया, ये तमाम। तो ये चले जाते हैं, चूँकि इंग्लैंड का एलाई ग्रुप है, फ्रांस, अमेरिका, रसिया, तो उस कंडीशन में तो उनसे सपोर्ट का तो कोई चांस ही नहीं है। तो एकमात्र है कि ये जो 3 का ग्रुप है ना, इससे सपोर्ट लिया जा सकता है। तो एडोल्फ हिटलर से इनकी मुलाकात होती है। एडोल्फ हिटलर ने इन्हें नेताजी कहा, है ना, कि ये अपने लोगों के नेताजी, फ्यूरर हैं, ना, दैट इज कॉल्ड नेताजी। और बर्लिन रेडियो में बोस ने डिक्लेयर किया कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो अपॉर्चुनिटी है इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए, क्योंकि ब्रिटेन के इनिशियल हालात बहुत ख़राब थे। ब्रिटेन इनिशियल डेज में बहुत लूज कर रहा था और जर्मनी बहुत तेज़ी से अपने आप बैटल फील्ड में ग्रोथ कर रहा था। इधर जापान जीत रहा था, इधर इटली जीत रहा है, राइट, दैट इज मुसोलिनी, जर्मनी का हिटलर और जापान का हिरोहितो। तो ये तीनों की कहानी चल रही थी। तो इस कंडीशन में बर्लिन रेडियो में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह के कॉल किया कि नेशन के फादर हैं। भले ही कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन सुभाष को भी ये बात पता था कि गांधी इज गांधी, है ना। गांधी अभी फिलहाल इंडियन पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा नाम है। इधर मैंने आपको बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वार में इंडिया में क्या चल रहा है, सुभाष चंद्र बोस तो जर्मनी चले गए। इंडिया में चल रहा है इंडिविजुअल सत्याग्रह, जो गांधी ने कॉल किया था। फिर उसके बाद आप देखोगे क्विट इंडिया मूवमेंट, जो आपने देखा भी, तो क्विट इंडिया मूवमेंट तो वो भी चल रहा है। तो इंडिया में एक अलग मूवमेंट चल रहा है, सुभाष एक अलग एक्टिविटी कर रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि इससे पब्लिक में क्या एक्साइटमेंट होगा, क्या क्योस होगा कि न्यूज़पेपर में रोज़ छप रहा है कि सुभाष चंद्र बोस एडोल्फ हिटलर से मिल रहे हैं, सुभाष ने ये कहा, सुभाष ने वो कहा, सुभाष ने सेना बना ली, अब इंडिया पे अटैक करेंगे, ब्रिटिशर्स को मार के भगा देंगे, इधर से गांधी लड़ रहे हैं, उधर से सुभाष लड़ रहे हैं। तो दैट इज़ द पॉइंट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे बर्लिन रेडियो से इन्होंने अनाउंस किया कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और इन्होंने फ्री इंडिया सेंटर, जर्मनी में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और एक बनाया द इंडियन लीजन। 2 ऑर्गेनाइजेशन इनका जर्मनी में आता है, फ्री इंडिया सेंटर और इंडियन लीजन। और यहाँ से अब है कि जर्मनी से तो कुछ हो नहीं सकता है, तो जर्मनी ने कहा कि आप ऐसा करो कि आप जापान चले जाओ और वहाँ से आप इंडिया की तरफ मूव करो, आपको जापान से सपोर्ट मिलेगा। और जर्मनी ने इनको सबमरीन से जर्मनी से जापान पहुंचा दिया, चूँकि उस समय कहीं मूव करना बहुत मुश्किल बड़ी बात थी। मूव द ईस्ट इंडिया क्या हुआ, ट्रेवल्ड वाया सबमरीन फ्रॉम जर्मनी टू जापान, है ना, 1943 में। और ये पहुंचते हैं कहाँ, सिंगापुर। लीडरशिप द आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, फाउंडेड बाय रास बिहारी बोस। अब यहाँ पे 2-3 कैरेक्टर की एंट्री होगी। एक का नाम होगा रास बिहारी बोस। ये रास बिहारी बोस कौन है, इसको समझते हैं। ये शानदार पर्सनालिटी है। हु इज़ द रास बिहारी बोस, राइट, कौन है ये, जानोगे तो बहुत आश्चर्य होगा इनके बारे में समझने में। कि रास बिहारी बोस वाज इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी एंड मेंबर ऑफ द अनुशीलन समिति। इंडिया में कोई भी एक्टिविटी होगी रेवोल्यूशन से रिलेटेड, क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, उसमें ये बंदा इन्वॉल्व होता था और ये कभी अरेस्ट नहीं हुए। जैसे एवरी मेजर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी, जैसे दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। व्हाट इज़ द दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, 1912 में। आप देखो टाइम फ्रेम देखो, और हम कहाँ पहुँच रहे हैं, 1943 में, और ये अरेस्ट नहीं हुए। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी क्या था कि लॉर्ड हार्डिंग पे बम मारा गया। लॉर्ड हार्डिंग कौन है, तो वायसराय था उस समय इंडिया का, है ना, चांदनी चौक पे। और लॉर्ड हार्डिंग की मौत तो नहीं हुई चांदनी चौक पे, लेकिन और बहुत सारे लोग उसमें मारे गए। और उसमें फर्स्ट एक्यूज कौन है, एक्यूज नंबर 1, दैट इज रास बिहारी बोस। तो लॉर्ड हार्डिंग सरवाइव कर जाता है और बहुत सारे पीपल घायल हो जाते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है रास बिहारी बोस का। इसके अलावा और बहुत सारे नाम थे, उसमें से 4 लोगों को अरेस्ट करके हैंग टिल डेथ कर दिया गया। और रास बिहारी बोस जो है यहाँ से एस्केप कर गए, भाग गए, अंडरग्राउंड हो गए, अभी इंडिया में ही है। उसके बाद नेक्स्ट मूवमेंट क्या होता है, गदर मूवमेंट। व्हाट इज़ द गदर मूवमेंट, इसको कहते हैं लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। क्या है, 1915-16 में
कि इन तमाम जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट थे, इन लोगों ने तय किया कि हम लोग एक दिन इकट्ठा पूरे इंडिया में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो इंडियन मतलब ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियंस हैं उनको अपने फेवर में मिला लें और एक झटके में ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटा देंगे। और इसमें भी द फर्स्ट पर्सन, इस घटना में भी द फर्स्ट पर्सन जो इन्वॉल्व था इस पूरे प्लानिंग में, उस बंदे का नाम है रासबिहारी बोस। अब ये है, इसको कहा गया गदर पार्टी, है ना। तो गदर पार्टी में आर्म रेवोल्यूशन करना था। आर्म रेवोल्यूशन करने के लिए ये लोग प्लान कर रहे थे, ठीक है। और इनका वही था कि कैंटोनमेंट एरिया में जो है वो आर्मी के जितने भी सोल्जर्स हैं उनको अपने साथ लेंगे और वो कर देंगे। लेकिन इसमें क्या हुआ कि ये लीक हो गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते रहते थे, और ये लीक हो गया तो बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। और एक बार जब कोई प्लान लीक हो गया तो फिर कुछ बचा ही नहीं अब रासबिहारी बोस के पास। और इसमें भी लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में भी जो सबसे पहला एक्यूज है इस घटना के लिए, उस बंदे का नाम है रासबिहारी बोस। फिर अरेस्ट नहीं होते हैं और इस बार वो यहाँ से निकल जाते हैं। कहाँ चले गए? निकल के ये चले गए जापान, है ना। बाद में वहाँ पे जापान में इन्होंने मैरिज वैरिज भी कर लिया, वहीं सेटल डाउन हो गए। अब जापान में ये रह रहे हैं और वहीं से जो रिवोल्यूशनरी वर्क है उसमें एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, भाग ले रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। और जापानियों से कांटेक्ट करके, है ना, इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाया। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 में रासबिहारी बोस फाउंडेड द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग टू इनिशिएट टू ऑर्गेनाइज द नेशनल इंडियन नेशनल आर्मी विथ इंडियन प्रिजनर ऑफ वार कैप्चर बाय द जापानीज। अब क्या हुआ था कि ब्रिटेन की तरफ से सेकेंड वर्ल्ड वार में, देखो जापान तब तक काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता रहेगा जब तक कि अमेरिका की एंट्री नहीं होती है। जब अमेरिका 1945 में, है ना, शुरुआत में पहले एक एक करके तीनों डिनाई करते हैं। जर्मनी ने रसिया पे अटैक किया, वो जर्मनी की सबसे बड़ी गलती थी। रसिया में जाके जर्मन आर्मी फंस गई। इटली के साथ भी प्रॉब्लम हुआ, जापान के साथ प्रॉब्लम हुआ, है ना। चूँकि ये जो एलाई थे ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए, ये काफ़ी पावरफुल, और रसिया भी उसमें इंक्लूडेड था, तो उसको हराना बहुत मुश्किल था। तो इनिशियली जापान काफ़ी आगे बढ़ रहा था, सिंगापुर वगैरह, इंडोनेशिया, बर्मा, इन सबको जीतता हुआ वो आगे बढ़ गया था। तो उसमें लड़ने के लिए इंडियन आर्मी को भेजा गया था, इंडियन सोल्जर्स को भेजा गया था ब्रिटेन की ओर से। तो यहाँ पे ये सब अरेस्ट कर लिए गए थे, चूँकि बैटल लूज कर गया था ब्रिटेन। तो इन लोगों को अरेस्ट करके रख दिया गया था बैरक में। जब सिपाही को, जब किसी सोल्जर को अरेस्ट किया जाता है तो उनको वैसे ही रखा जाता है जैसे सोल्जर्स को, उसके सारे गन ले लिए जाएंगे, आपका रहना खाने की व्यवस्था कर दी जाएगी। जेल नहीं होता है, एक ओपन एरिया लॉक्ड होता है। तो ये लोग रह रहे थे और मेजोरिटी बहुत सारी संख्या में थे, है ना, नंबर्स बहुत थे इनके। तो यहाँ पे इनकी एंट्री होती है, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग बनाते हैं। अब यहाँ पे ये इंतजार कर रहे हैं बोस के आने का। ही हैंडेड ओवर द लीडरशिप ऑफ आईएनए सुभाष चंद्र बोस इन 1943। तो ये है आपके रासबिहारी बोस। अब एक तीसरा बंदा आएगा, कैप्टन मोहन सिंह। तो कैप्टन मोहन सिंह कौन है? तो कैप्टन मोहन सिंह प्रिजनर है। जब ब्रिटिश आर्मी गई सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान से लड़ने के लिए, तो जो मेजोरिटी में जो सब लोग अरेस्ट हुए थे आर्मी के, उसमें ये उसके कमांडर हैं, है ना, दैट इज कैप्टन मोहन सिंह। तो ये ब्रिटिश आर्मी में ऑफिसर थे, सेकेंड वर्ल्ड वार में लड़ने के। देखिए, आई टू द लार्ज नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स, स्पेशली पंजाब रेजिमेंट, है ना। ये सारे मेजोरिटी में जो सोल्जर थे वो पंजाब रेजिमेंट्स थे हु वेयर कैप्चर्ड बाय द जापानीज मलाया एंड सिंगापुर, है ना। मलाया और सिंगापुर के एरिया में इन लोगों को अरेस्ट किया गया था। अब है कि जापानीज ने इन्हें इनवाइट किया कि भाई तुम यहाँ बैठे बैठे मेरे जेल में क्या करोगे, जाओ अपनी लड़ाई लड़ो। तुम्हारा भी लड़ाई ब्रिटेन से है, मेरी भी लड़ाई ब्रिटेन से है। तो इन लोगों ने मोटिवेट किया ब्रिटेन से लड़ने के लिए। और इस बैकग्राउंड में कैप्टन मोहन सिंह ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, फॉर्मेशन ऑफ आईएनए। जापानीज ने समझाया कि अपने मदरलैंड के फ्रीडम के लिए जाके बैटल करो, यहाँ मेरे यहाँ प्रिजन में रह के क्या ही मिलेगा, है ना। मैं भी लड़ रहा हूँ ब्रिटेन से, तुम भी लड़ रहे हो ब्रिटेन से। और यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ आईएनए हो जाता है।
है ना, सपोर्ट ऑफ द जापानीज गवर्नमेंट, मोहन सिंह इनिशिएटेड द आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन आर्मी। द इंडियन नेशनल आर्मी, INA, इंडियन नेशनल आर्मी, कहाँ, बैंकॉक में एस्टेब्लिश किया गया, कब, 1942 में। रास बिहारी बोस का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन नेशनल आर्मी, ये ऑर्गेनाइजेशन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। अब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रास बिहारी बोस ने बना रखा है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन मोहन सिंह ने बना रखा है। जब सुभाष चंद्र बोस आएंगे तो ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन मोहन सिंह उनको हैंड ओवर कर देगा, और जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो रास बिहारी बोस हैंड ओवर कर देगा, और दोनों को कलेक्टिवली मिलाकर सुभाष चंद्र बोस बना देंगे आज़ाद हिंद फौज, है ना। अब है ही एफर्ट्स वेयर आल्सो सपोर्टेड बाय रास बिहारी बोस हु हैव बीन वर्किंग जापान डिकेड्स, है ना। रास बिहारी बोस ने इस बात को सपोर्ट किया कि बात तो सही है कि चलो यहाँ इन जापान में बैठे बैठे अरेस्ट होकर जेल में रहने से क्या फ़ायदा है, लड़ो अपने कंट्री के लिए। अब एंट्री होती है सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस जापान गए, जापान से फिर सिंगापुर चले गए थे। यहाँ पे कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस जो है वो दोनों इसका इंतजार कर रहे हैं, और दोनों ने, चूंकि सुभाष चंद्र बोस बड़े प्रोमिनेंट लीडर हैं, नाम है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो बहुत बड़ा चेहरा है, तो उसको हैंडओवर कर दिया गया ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन। इन जुलाई 1943 सुभाष रीच्ड सिंगापुर वाया जापान, है ना। सिंगापुर के कैथे हॉल में ये ऑर्गेनाइज हुआ था, और एक ग्रांड सिरोमनी हुई। रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह जो है हैंडेड ओवर द कमांड ऑफ द INA, सुभाष चंद्र बोस रिकॉग्नाइज्ड एज आज़ाद हिंद फौज। तो सुभाष चंद्र बोस ने इस INA का नाम बदल कर दिया क्या, आज़ाद हिंद फौज, और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तो उधर से रास बिहारी बोस ने दे दिया था। रिकॉग्नाइज INA गेव इन क्लियर आइडियोलॉजी एंड मिलिट्री स्ट्रक्चर। अब चूंकि इतने बड़े नाम के जुड़ने से क्या हुआ कि इनके जो भी सोल्जर्स थे उनको भी ये बिलीव हो गया कि हम लोग कुछ बड़ा कर सकते हैं, चांस है हमारे पास। पीछे से जापान का बैकअप था, लीडरशिप बाय सुभाष चंद्र बोस, ये पूरा बैकग्राउंड बन गया। अब इस बैकग्राउंड में कहानी आगे बढ़ चलती है, और कैथे हॉल में आगे कहानी होगी। ऑन 25 अगस्त 1943 Commander renamed it Azad Hind Fauj. Under the Bose, INA expanded and rapidly become the major symbol India's armed struggle of independence. अब ये पूरा इन्फॉर्मेशन इंडिया में भी रिलीज हो रहा है, ऐसा नहीं कि इंडिया के जो लीडर्स थे उनको ये बात नहीं दिख रही है, ये पूरा इन्फॉर्मेशन इंडिया में भी रिलीज हो रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर दिया जिसके पास एक अपनी मिलिट्री है, बैक्ड बाय जापान, जर्मनी और इटली है ना, और ब्रिटेन को अब सुभाष चंद्र बोस हरा सकते हैं। तो ये पूरी बैकग्राउंड बन के तैयार हो गई, राइट। अब यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज में क्या क्या करना है उसके बारे में, तो सुभाष चंद्र बोस ने 5 ब्रिगेड बनाए, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, लक्ष्मी ब्रिगेड, तो ये 5 ब्रिगेड बनाए थे, जिसमें से इंपॉर्टेंट में है कैप्टन शाहनवाज खान को कमांडर बनाया गया, है ना। मल्टीपल लोग अरेस्ट हुए थे, वो पूरा प्रिजनर थे, वार प्रिजनर्स, तो कैप्टन शाहनवाज खान को कमांडर बनाया गया INA का, और लक्ष्मी स्वामीनाथन को या लक्ष्मी सहगल को बनाया गया झांसी ब्रिगेड यानी कि वुमेन्स विंग का हेड बनाया गया था। तो 2 इंपॉर्टेंट नाम हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक गवर्नमेंट फॉर्म करना जरूरी था। क्यों जरूरी था गवर्नमेंट फॉर्म करना, किस बिहाफ पे लड़ोगे आप, एक ऑर्गेनाइजेशन हो, इसलिए देखोगे आप कई कई जगह पे, जैसे बलूचिस्तान ने अपने आप का गवर्नमेंट बना रखा था, ये बना रखा है, भले उसके सारे लोग फॉरेन में रहते हैं। जब श्रीलंका में लिट्टे काम कर रहा था, है ना, तो लिट्टे ने भी अपना एक गवर्नमेंट बना रखा था। तो ये जो रेवोल्यूशनरी ग्रुप होते हैं इनका सबसे ये होता है कि अपना एक ऑर्गेनाइजेशन का गवर्नमेंट बना दो, राइट। तो ये बैकग्राउंड हुआ। तो 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के कैथे हॉल में सुभाष चंद्र बोस ने गवर्नमेंट बना दिया आज़ाद हिंद फौज का। और इसमें कौन कौन क्या क्या करेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ये बन गए सुभाष चंद्र बोस। चूँकि बहुत ज़्यादा लोग थे नहीं, तो जो लोग हैं उन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। फिनांस मिनिस्टर बनाया गया आनंद मोहन चटर्जी को, कहीं कहीं पे रास बिहारी बोस का नाम आता है लेकिन मेजोरिटी में आनंद मोहन चटर्जी है। और डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया कैप्टन शाहनवाज खान को, जो आर्मी के कमांडर भी थे। और प्रोपेगेंडा मिनिस्टर बनाया गया S.A. अय्यर को। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स अफेयर लक्ष्मी स्वामीनाथन। अब है कि एक छोटा सा गवर्नमेंट तो बना लिए, ये गवर्नमेंट में इतने ही लोग नहीं होते और भी मिनिस्टर्स इसमें हो सकते हैं, बट इनिशियली सिर्फ चैलेंज देना था ब्रिटेन को
ताकि हमें इंटरनेशनल सपोर्ट मिल सके। ऐसे इंटरनेशनल सपोर्ट किस बिहाफ पे आपको मिलेगा? आप एक और रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्रिटेन के अगेंस्ट काम कर रहे हो, तो उसका उतना वैल्यू नहीं है, जबकि इसका बहुत ज़्यादा वैल्यू है कि आपने एक गवर्नमेंट बना दिया है। तो अब इंडिया में 2 गवर्नमेंट वर्क कर रहा है। एक वो गवर्नमेंट है जो ब्रिटिश कर रहा है कि एक्चुअल गवर्नमेंट से, और जो अपोनेंट ऑफ ब्रिटिशर्स होंगे वो ये कहेंगे कि आपने तो कब्जा कर रखा है इंडिया पे, एक्चुअल गवर्नमेंट ये है जो सिंगापुर में बना है। तो फट से इस गवर्नमेंट को वैलिडेशन मिलना चाहिए। तो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कर दिया गया। किसके द्वारा किया जाएगा? जापान, जर्मनी, इटली। ऑब्वियस सी बात है, इसी तीनों के बैकअप पे तो ये कहानी खत्म हुई थी, शुरू हुई थी। अब देखो यहाँ पे 2-3 थ्योरी है। क्या थ्योरी है कि क्या अगर सुभाष सक्सेस हो जाते, अगर सुभाष सक्सेस हो जाते तो क्या होता? तो ये जो नाजी है या फासिज्म है, आप इससे इंस्पायर्ड हैं। तो अब यहाँ पे किस डायमेंशन में इंडिया मूव करता? अगर सुभाष ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकाल देते तो फिर इंडिया का फॉर्मेशन कैसा होता? ये एक सोचने वाली बात होती है। आप उनके देशभक्ति पे क्वेश्चन नहीं उठा सकते हो, लेकिन आइडियोलॉजी की अगर बात करें, जो बैक्ड बाय जापान है, हिरोहितो, बैक्ड बाय हिटलर है, बैक्ड बाय मुसोलिनी है, तो आपको उसके प्रभाव में, उसके इफेक्ट में, उसके कंट्रोल में तो वर्क करना पड़ेगा। तो ये बहुत एक क्वेश्चनेबल सिचुएशन हो जाता है कि अगर ये सक्सेस होता तो ये एटमॉस्फेयर कैसे बनता, कैसा नेचर होता हमारे कंट्री के डेमोक्रेसी का या हमारे कंट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है सुभाष के बारे में। और यहाँ पे सबों ने इसको रिकॉग्नाइज कर दिया, और सुभाष खुद जो है वो कम्युनिस्ट माइंडसेट के हैं। और आपने आगे देखा, जो अभी आप 2025 में हो, कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पूरे वर्ल्ड वाइड फेल कर गई, राइट, और कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी कंटिन्यू हो गई। अब सुभाष जो है वो कैपिटलिस्ट को, जब गांधी से उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो कैपिटलिस्ट को वो गालियां दे रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। गालियां इन द सेंस कि क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये देश को लूट रहे हैं, इससे कुछ नहीं, ये नहीं, वो नहीं। तो एक मेजर ये मैटर था। तो इसको रिकॉग्नाइजेशन मिल गया जापान, जर्मनी और इटली से। अब यहाँ पे जापान अपनी आर्मी का सपोर्ट देगा। इंडियन जो ब्रिटेन के आर्मी के जो सोल्जर्स थे, जो बाद में आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए, ये मिल के मिलिट्री कैंपेन चलाएंगे। कहाँ चलाएंगे मिलिट्री कैंपेन? तो बर्मा, म्यांमार हमारे बगल में, वहाँ से कोहिमा, नॉर्थ ईस्ट से एंट्री करेंगे। अब नॉर्थ ईस्ट से एंट्री करने में प्रॉब्लम क्या है कि ये प्लेन लैंड नहीं है, तो यहाँ पे बैटल ग्राउंड स्मूथ नहीं होगा, कैजुअलिटीज ज़्यादा होंगी। रिसोर्स आपको प्लेन लैंड से के रिस्पेक्ट में इस एरिया में, नॉर्थ ईस्ट के एरिया में ज़्यादा चाहिए होता है। जब तक वो बैकअप आपको मिलता रहेगा, आप काम करते रहोगे। तो कोहिमा से इम्फाल पहुंच गए 1944 में। लेकिन आप एक समझो कि जो मेनलैंड इंडिया है, या पूरे इंडिया में आप की बात करो, कि इस बात का तो क्यूरियोसिटी बढ़ ही गया कि सुभाष चंद्र बोस की आर्मी जो है, यानी आज़ाद हिंद फौज जो है, वो कोहिमा, इम्फाल को टेक ओवर कर चुकी है। कलकत्ता पे बम्बार्डिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा था कि कभी भी कलकत्ता पे बम गिराया जा सकता है, राइट। अब सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पे 2 स्लोगन दिया था जो बहुत फेमस है, कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और दूसरा दिल्ली चलो। हर लोगों को कॉल किया था कि दिल्ली को टेक ओवर करना है। बंगाल, बे ऑफ बंगाल में क्या हुआ? तो बे ऑफ बंगाल में जो अंडमान और निकोबार 2 आइलैंड थे, तो उस आइलैंड पे ब्रिटिशर्स का टेक ओवर था। तो उस आइलैंड को जापानीज ने ब्रिटिशर्स से छीन लिया, ब्रिटिशर्स को बैकफुट पे आना पड़ा, और वो दे दिया सुभाष को, आज़ाद हिंद फौज को दे दिया गया। और सुभाष ने इस दोनों आइलैंड का नाम बदल दिया। अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप कर दिया गया। दैट इज अंडमान और निकोबार। आप समझ रहे हो कि अंडमान निकोबार आ चुका है नॉर्थ ईस्ट से, आप बर्मा, बर्मा से कोहिमा, कोहिमा से इम्फाल। अब इसमें बस आगे बढ़ना था, और आगे बढ़ते हुए गुवाहाटी तक आना था, और गुवाहाटी के रास्ते फिर
बांग्लादेश में इन कर जाते हैं हम लोग, और बांग्लादेश जो आज उस समय बंगाल हुआ करता था उसको टेक ओवर करते हुए वेस्ट बंगाल जो आज है कलकत्ता वगैरह को टेक ओवर करते हुए, और एक बार जब मेन लैंड में एंट्री होती तो फिर आर्म फोर्स में सोल्जर्स की दिक्कत नहीं होती। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड कर रहा था सुभाष चंद्र बोस के सोर्स पे कि बैकअप क्या है, और बैकअप कौन था, तो बैकअप जापान है ना। और जापान अब यहाँ पे जर्मनी, जापान और इटली जैसे ही 1944 का अराउंड आना शुरू होता है, ये लोग धीरे धीरे बैटल ग्राउंड में अपना लूज करना शुरू कर देते हैं। तो पहले वो अपनी कंट्री को बचाएगा कि पहले आपको बैकअप देगा। आप तो एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, पता नहीं ब्रिटिश को भगा पाओगे नहीं भगा पाओगे, तो जापान अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा या आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो ये डिक्लाइन कहाँ से शुरू हुआ, तो जापान जो है वो वार लूज करने लगा और कटिंग ऑफ सप्लाई ऑफ आईएनए, क्योंकि वार लूज हो रहा है तो सबसे पहले रिसोर्स अपने सैनिकों को देगा, फिर आपको अवेलेबल कराएगा। अब इसी बात को डिस्कस करने के लिए बोस जो है वो जापान जा रहे थे। अब यहाँ पे कहा गया कि कहीं पे ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती है कि इनका प्लेन क्रैश कर गया। अब इस पे मल्टीपल थ्योरी है, क्योंकि इंडिया का इतना प्रोमिनेंट लीडर है ना, और वो एक प्लेन क्रैश में मरता है तो चर्चा तो होनी है, कियोस तो बनेगा। कुछ लोगों का कहना है कि ये ब्रिटेन ने स्पाइस के द्वारा इनको मरवा दिया, कुछ लोगों का कहना है कि जापान ने ही सौदा कर लिया, कुछ लोगों का कहना है कि वो जिंदा है थे, अब तो नहीं रहे होंगे, जापान में बहुत दिनों तक रहे। तो दैट इज़ द मल्टीपल थ्योरी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस उस कैटेगरी के लोगों में से नहीं है कि अगर वो जिंदा बच जाते तो आप उनको देख नहीं पाते, राइट। तो अब ये गायब हो गए, डेथ हो गई इनकी। अब चूंकि उस समय कम्युनिकेशन भी उतना स्किलफुल नहीं था कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि वेयर इज सुभाष। वो प्लेन से जा रहे हैं, प्लेन क्रैश हुआ, इन्फॉर्मेशन ये है कि प्लेन क्रैश हुआ। प्लेन क्रैश में अब चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वार का पीरियड चल रहा है, बहुत मुश्किल है किसी को ढूंढना, और प्लेन क्रैश में बचने की प्रॉबिलिटी ही कितनी होती है। और सुभाष चंद्र बोस मान लो ठीक है, मिलिट्री मैन तो थे नहीं वो, तो इस कारण से ये हुआ कि डिसअपेयर हो गए हिस्ट्री से। आई जो आज़ाद हिंद फौज है या इंडियन नेशनल आर्मी है ना, उसको सपोर्ट मिलना बंद हो गया, तो ऑप्शन कुछ बचता ही नहीं है। जब सपोर्ट मिलना बंद हो गया तो सरेंडर के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि आपका बैकअप नहीं है ना, आपका कोई रेवेन्यू का सोर्स नहीं है। तो ये सरेंडर कर देंगे और इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। एक बार अरेस्ट हुए जापान में तो आईएनए बनाए, आईएनए बना के फिर इंडिया में इन करते हैं तो फिर से अरेस्ट हो जाएंगे और इन पे चलाया जाएगा ट्रायल। आप समझ रहे हो कि सुभाष चंद्र बोस ने वर्ल्ड वाइड जो एक्टिविटी की, इससे इंडिया में किस लेवल का सेंटिमेंट इमर्ज हो रहा होगा कि अब गए कि तब गए। किसी दिन आपको सुनने को मिल सकता है कि सुभाष ने कलकत्ता को टेक ओवर कर लिया, सुभाष जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो ये क्योटिक सिचुएशन था, लेकिन वो डिक्लाइन हो गया। अब आईएनए वालों को अरेस्ट कर लिया गया और इस पे कहा गया कि आपका पर ट्रायल चलाया जाएगा, केस चलाया जाएगा, है ना। आपने बिट्रे किया है अपनी कंट्री से, आपने धोखा दिया है अपनी कंट्री को। अब यहाँ पे लोगों का सेंटिमेंट जग गया कि किस कंट्री को धोखा दिया है। ब्रिटेन हमारी कंट्री है नहीं, ये इंडिया के लिए लड़ रहे थे, ब्रिटेन से आज़ाद कराने के लिए इंडिया के लिए लड़ रहे थे, तो ये कैसे ये धोखा दे रहे हैं। तो ब्रिटिश राज को धोखा दिया है, हाँ ये बोलो ब्रिटिश राज को धोखा दिया है। तो इसमें 3 नाम आते हैं, शाहनवाज खान, देखो तीनों नाम देखना, प्रेम सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लन। एक मुसलमान, एक हिंदू, एक सिख, तो हर कम्युनिटी इसमें इंक्लूड हो गई। इन पे ट्रायल चलाया जाएगा, कहाँ, रेड फोर्ट पे, लाल किले में इन पे ट्रायल चलेगा। पब्लिक का सेंटिमेंट एक्सट्रीम पे कि किस बिहाफ पे ट्रायल चला रहे हो, राइट। अब ट्रायल शुरू होगा। मेन एक्यूज कौन कौन है, शाहनवाज खान, प्रेम सहगल और कैप्टन गुरबख्श सिंह ढिल्लन, है ना। और भी लोग थे, लक्ष्मी स्वामीनाथन एंड ऑल दैट, जो भी थे वो सब तो है ही है। मेन जो 3 लोग थे, इन 3 लोगों पे चलाया गया। क्या हुआ, नवंबर 1945 में, है ना। और आप देख रहे हो कि अगस्त 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम मार दिया था, तो जापान तो ख़त्म ही हो गया। उसके बाद 1 लाख लोग तो एकदम तुरंत मर गए, 70,000 तुरंत, और फिर
रेस्ट जो है वो 30,000 बाद में धीरे धीरे करके उनकी डेथ हुई थी। तो जापान जैसे छोटे से कंट्री में और इस पीरियड में 1 लाख लोग एक बम ब्लास्ट में मारे जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो पूरा दुनिया जो है वो चौंक गया कि भाई अब तो ख़त्म ही मामला है। जिससे मूवी बनी है ओपेनहाइमर कि कैसे एटॉमिक बम बनाया गया था। अब ब्रिटिशर्स का कहना है कि इन्होंने देशभक्ति को धोखा दिया है, अपने किंग को, इंपीरियर को धोखा दिया, इसलिए इन पे केस चलाया जाएगा। अब इंडिया में सेंटीमेंट क्या है? और तब तक इंडिया में प्रेस का डेवलपमेंट ठीक ठाक हो चुका है, इंडिया में अवेयरनेस ठीक ठाक फैल चुकी है। आप देख रहे हो कि थर्ड जो मूवमेंट था गांधी का, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये मूवमेंट भी खत्म हो चुका है, बंद हो चुका है। फिर मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आईएनसी के भरोसे कभी नहीं रहा। जब आईएनसी डाउन पे गई तो रेवोल्यूशनरी लोगों ने संभाला, फिर जब आईएनसी अप होती है तो उन्होंने संभाला, फिर वो डाउन पे जाएगी 1934 के बाद, तो फिर रेवोल्यूशनरी लोगों ने इसको हैंडल किया 34 से लेकर 39 तक। फिर 39 में आईएनसी टेक ओवर करेगी इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल को, वो चलेगा 1944 तक। 1944 में जब वहाँ पे डाउन आएगा, कॉल ऑफ कर लिया क्विट इंडिया को, तो यहाँ पर आ जाएगा आज़ाद हिंद फौज। तो 1920 या उससे पहले आप कह लो कि होम रूल लीग से जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुआ वो टिल फ्रीडम तक चलता रहा, अलग अलग फॉर्मेशन में। और क्विट इंडिया मूवमेंट में आपने देखा कि वायलेंस हो रहा है लोगों के अंदर, आप जगह जगह पर गोलियां चलाई जा रही है, एरोप्लेन से बम गिराए जा रहे हैं, गांव के गांव जला दिए जा रहे हैं। इतना ब्रिटिश ने कोशिश किया उसको दबाने का, तब जाके वो आंदोलन डिक्लाइन पे गया। तो अवेयरनेस का लेवल बहुत हाई है। तो उस कंडीशन में ये पूरा फॉर्मेशन हुआ कि अब इन पे ट्रायल चलना है, ट्रायल चलना है। तो नेशनल, अब इंडिया में इनको नेशनल हीरो माना जा रहा है कि भाई ये तो देश के लिए लड़ रहे थे। अब इनको सबको याद आ रही है कि वही राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव वाली कहानी रिपीट ना हो जाए कि इन तीनों को फटाक से पनिश कर दिया जाए और फांसी दे दिया जाए, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत जोरदार विरोध हुआ और लोगों ने उसके लिए हड़ताल ऑर्गेनाइज किए और पूरे इंडिया में इनको लेके काफ़ी सिंपैथी थी। ठीक है, अब यहाँ पे एंट्री होती है किसकी? इंडियन लॉयर्स की। इंडियन लॉयर्स 1920s में जो फर्स्ट मूवमेंट था, है ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसमें इन लॉयर्स ने प्रैक्टिसेस छोड़ दिए थे और उसके बाद सीधे 1944-45 में इन लोगों ने फिर से कहा कि डिफेंड करेंगे और ट्रायल शुरू हुआ। किस पे ट्रायल चल रहा है? और ये जो ट्रायल जब शुरू हुआ उन तीनों पे, तो इसको डिफेंड करने के लिए लॉयर्स की एक टीम आई, जिसमें पहला नाम आता है भोला भाई देसाई। उस समय के सबसे प्रोमिनेंट लीडर थे इस पीरियड के। आप कह लो कि अभिषेक मनु सिंह भी हैं या तुषार मेहता हैं। तो भोला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू और असफ अली और जवाहरलाल नेहरू। अब जवाहरलाल नेहरू आगे अंतरिम गवर्नमेंट जो है उसमें वो मिनिस्टर भी रह चुके हैं, है ना। तो ये सब इनको डिफेंड करना है क्योंकि इंडिया में हाई सेंटीमेंट चल रहा है इनको बचाने को लेके, और ट्रायल चलेगा। आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़े होगा। आप एस्टेब्लिश करो कि इसने कैसे देश के साथ गद्दारी किया। तो उस कंडीशन में ये हुआ, लेकिन चूंकि ब्रिटिशर्स रूल है और इनको पनिशमेंट मिल गया, क्या कि लाइफ इम्प्रिजमेंट का पनिशमेंट दिया जाए। ये फांसी भी हो सकता था, है ना, डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती थी, लेकिन लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया गया। और आप देखो 1945 तक अभी ब्रिटिशर्स ये नहीं कह रहे कि हम आपको आज़ादी दे देंगे, अभी दे देंगे एक आध साल में। तो यहाँ ये भी इंडियंस को नहीं पता है कि ये कब तक हैं। तो लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ और इसका विरोध, पुरजोर विरोध किया गया कि ये गलत है। किस बात का पनिशमेंट? तो अब इस कारण से क्या होता है पनिशमेंट तो दे दिया गया, यही बस भगत सिंह वाले टाइम में नहीं हो पाया था कि पनिशमेंट दे दिया गया लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। उसके इम्प्लीमेंट होने से पहले ही
इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत चेंज होने लगा, और इस कारण से आप देखोगे कि 1946 के लास्ट आते आते तक में इनको रिलीज कर दिया जाता है, क्योंकि अब तय हो गया था कि ब्रिटिशर्स को भी यहाँ रुकना नहीं है। वो बहुत तेज़ी से यहाँ से मूव करने के लिए रेडी थे, चूँकि अमेरिकन प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा था और वर्ल्ड वाइड प्रेशर था। ब्रिटेन अब कोई पावरफुल कंट्री रह भी नहीं गया था। मैंने बताया ना कि एक घटना ने, ओपेनहाइमर ने, इसलिए मैंने आपको कई बार कहा है कि कभी भी सोसाइटी में चेंज मास में नहीं हो सकता है, मास फॉलो करता है, चेंज कोई एक बंदा लाता है। ओपेनहाइमर ने एटम बम बनाया, एक बंदा, भले गवर्नमेंट का बैकअप था जो भी था, लेकिन वो पूरे वर्ल्ड सिनेरियो को चेंज कर दिया। ब्रिटेन अब नो मोर पावर, फ्रांस जीरो, जापान खत्म, जर्मनी इटली तो खत्म हो ही चुका था, अब सिर्फ एक ही कंट्री बचा। और दूसरा चीज, आप एक चीज और नोटिस करोगे कि यूएसए एक बम ब्लास्ट में 1 लाख लोगों को मार देता है, और अभी भी यूएसए वर्ल्ड के इथिकल सिस्टम को लीड करता है। तो दैट मीन्स क्या? दैट मीन्स है कि इकोनॉमी इज एवरीथिंग। इफ यू हैव मनी देन नथिंग इज इलीगल और लीगल। आप जो कर रहे हो वही सही है, आप जो कह रहे हो वही सही है। वो बहुत अच्छी लाइन है कि जिसको सब आता है उसका अच्छा वक्त नहीं आता है, जिसका अच्छा वक्त आता है उसको सब आता है ना। इफ़ योर गुड टाइम, तो आप ऑलवेज राइट होते हैं, बट आप ऑलवेज राइट हैं और आपका बुरा समय है तो आपको फिर कोई काउंटर नहीं करेगा। तो ये पूरी कहानी है इकोनॉमी की। तो यूएसए की एंट्री और प्रेशर के कारण ये हुआ। तो अब यहाँ पे इन पे ट्रायल चलाया जाएगा, और इसमें क्या हुआ, इस ट्रायल के बाद जब इनको लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया जाएगा तो मैसिव पब्लिक प्रेशर स्ट्राइक प्रोटेस्ट होता है ना। और उस प्रेशर स्ट्राइक प्रोटेस्ट के कारण क्या होता है कि पनिशमेंट को 1946 होते होते तक इनको रिलीज कर दिया जाता है कि चलो ठीक है, नहीं तो इनको तो फांसी भी दिया जा सकता था। तो ये सुभाष चंद्र बोस का इमरजेंस ऑफ आज़ाद हिंद फौज, इमरजेंस ऑफ आईएनए, लाल किला का ट्रायल, और इनका ये। अब यहाँ तक चलते चलते आप देख रहे हो इधर पॉलिटिकल डेवलपमेंट तो इंडिया में चल ही रहा है। कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, फिर उसके बाद बेबल, लिनलिथगो, फिर माउंटबेटन का प्लान आता है, और ये तमाम एटली की घोषणा होती है। ये तमाम चीज़ें इधर पॉलिटिकली चल रही है, इधर ये भी चल रहा था। तो दैट इज़ द पॉइंट। अब आपके मन में होगा कि 1946 से 1947 के बीच में फिर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल तो रुक गया होगा। नहीं, इस पीरियड में क्या हुआ, नेवल रिवोल्ट, ब्रिटेन की नेवल पावर, नेवल आर्मी ने, नेवल मिलिट्री ने, है ना, सोल्जर्स ने रिवोल्ट कर दिया और आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फ्लैग लगा दिया उसके वारशिप पे, है ना। बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल को काफ़ी इंटरफेयर करना पड़ा और काफ़ी स्ट्रिक्ट होना पड़ा, चूँकि ब्रिटिशर्स सब कह चुके थे कि मुझे अब नहीं रहना है, जाना है। और उनको समझ में आ गया था कि अब चूँकि इंडिया क्या पॉपुलेशन काफ़ी लार्ज हो गया, और इंग्लैंड का पॉपुलेशन उसके सामने कुछ भी नहीं था, इकोनॉमी अलग उसकी सेकेंड वर्ल्ड वार में डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, अमेरिकी प्रेशर बहुत तेज़ था, इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल बहुत तेज, क्योंकि अगला कॉल जब इंडिया में होता, अगर मान लो ये 10 साल और रह जाते, तो अगर अगला कॉल होता तो वो बहुत मैसिव डिस्ट्रक्शन का कॉल होता। हो सकता है कि हर ब्रिटिशर्स को यहाँ पकड़ के मार दिया जाता, या पता नहीं क्या होता, गॉड नोज। तो इन तमाम बैकग्राउंड में इंडिया को फ्रीडम मिला, स्ट्रगल, इंडिया को आज़ाद कर दिया गया। ठीक है, तो ये सुभाष चंद्र बोस की पूरी कहानी थी, ये आज़ाद हिंद फौज की पूरी कहानी थी, ये आईएनसी की पूरी कहानी थी। चलिए, थैंक यू।